हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका जीएस मेंटर प्रवीण कुमार का एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं इजीली के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एक खास और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी करने वाले हैं स्टेट गवर्नमेंट के विषय में और लोकल गवर्नमेंट के विषय में। ओके, जैसा कि आप देख रहे हो कि आज का सेशन आपका होने वाला है स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट बेस्ड। आपको आज की सेशन में पढ़ना है कि भारत में राज्य की सरकार और स्थानीय सरकार कैसे कैसे कार्य करती है और इसमें कौन कौन प्रमुख भूमिका में रहते हैं। ठीक है ना? तो राज्य और स्थानीय सरकारों के बारे में बात करते हैं। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको डिटेल कर देना चाहता हूं और उसके विषय में बात कर लेते हैं हम, क्या होती है राज्य की सरकारें और क्या होती है स्थानीय या लोकल सरकारें। जैसा कि हम पिछले अध्याय में पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं, केंद्रीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की संरचना होती है, रूपरेखा होती है और उनके मंत्री, मंत्रिपरिषद या फिर मंत्रिमंडल या मंत्रिमंडल के मुखिया, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति की जिस तरह संरचना बनाई गई है, जिस तरह इनको गठित किया गया है, जिस तरह इनकी भूमिका रहती है सरकार में, ठीक उसी प्रकार एक अंग हो जाता है राज्य का, जिसे हम बोल देते हैं राज्य सरकार। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि 1935 के अधिनियम में जब केंद्र नहीं हुआ करता था, तब मुख्यमंत्री को भी प्रधानमंत्री का यानी देश का मुखिया का दर्जा दिया गया। यानी कि प्रधानमंत्री पद नाम से जब हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री क्या है, तो प्रधानमंत्री शब्द नाम हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में सन्निहित नहीं है। सिर्फ मंत्रिमंडल के मुखिया के रूप में राष्ट्रपति से पद और प्रतिष्ठा की शपथ एवं प्रतिज्ञान ग्रहण करता है प्रधानमंत्री। ठीक इसी प्रकार इसी संरचना को हम राज्य में देखते हैं, तो राज्य में भी राज्यपाल राज्य के मुखिया होने के नाते शपथ लेता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। हम जानते हैं, बेहतर जानते हैं कि सभी राज्यों में राज्यपाल नहीं है, यानी कि विधानमंडलीय सरकार, विधान परिषदीय सरकार सभी राज्यों में अस्तित्व में नहीं है। इसका क्या कारण है, क्या नहीं है, इन सभी संबंधित विषयों पर हम चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले हम नजर डालते हैं थोड़ा अपने गवर्नर सर राज्यपाल जी की ओर कि भारत का कितने राज्यों में राज्यपाल हैं और राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल के पद, उनके कार्यभार और उनके द्वारा लिए गए शपथ एवं प्रतिज्ञान, वेतन और भत्ते इत्यादि। तो राज्यपाल क्या है? राज्यपाल राज्यपाल एक राज्य का मुखिया होता है। राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है ना? राज्य का मुखिया होता है। ओके, बात क्लियर है? कौन होता है? राज्य का मुखिया होता है एक राज्यपाल। राज्यपाल से संबंधित कौन सा आर्टिकल है जिसमें राज्यपाल की कार्यालयीय शक्तियां या कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, ये सारी जानकारी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें आर्टिकल 153 की। राज्यपाल के लिए संविधान का अनुच्छेद 153 यह विहित करता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाला हूं आपको आज सेशन में, तो कॉपी और पेन लेकर बैठिए, सारे पॉइंटों को नोट करिए। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज के सेशन से निकलने वाले हैं जो आपने नहीं पढ़े हैं या फिर आपके अध्ययन से अछूते रह गए हैं। तो संबंधित सभी जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो सबसे पहले हम पॉइंट की बात करते हैं आर्टिकल 153 की। पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट आपके लिए हो जाएगा आर्टिकल 153। चूंकि गवर्नर की बात कर रहे हैं, राज्य सरकार स्थानीय सरकार के अंदर हम गवर्नर को पढ़ रहे हैं सबसे पहले, तो प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। यह किस अनुच्छेद में विहित किया गया है? तो यह आता है आपका आर्टिकल 153, अनुच्छेद 153। 154 की बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है 154। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की 154 आ जाता है आर्टिकल। राज्य की
कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। देखिए, हम स्टेट पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, तो स्टेट को हम सेंट्रल के साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आपको आएगा और सारी चीजें अच्छे से याद भी हो जाएंगी। तो उधर हम जब सेंटर पढ़ रहे थे, सेंटर में हमने प्रेसिडेंट को देखा था और सेंटर में हमने प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त कराया था, उसकी नियुक्ति, और प्रधानमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है संवैधानिक तरीके से। उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ एवं प्रतिज्ञा दिलवाता है। ठीक है, सेम इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार जिस तरह राष्ट्रपति राज्य की कार्यपालिका का मुखिया होता है, यानी राज्य मतलब देश, समस्त देश, उसी तरह राज्यपाल अपने राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है अनुच्छेद 154 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 154। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में होती है। और जिस तरह प्रधानमंत्री केंद्र में, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, यानी कि वास्तविक प्रधानमंत्री, इसी तरह वास्तविक प्रधान राज्य की बात करेंगे तो वहां हो जाएगा मुख्यमंत्री। इज दैट क्लियर? यहां तक बात आपको समझ में आ गई? बहुत ही आसान तरीके से हमने कुछ 2-3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं अभी तक, ऐसे ही डिस्कस करते चलेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। उन पॉइंट्स को अपने क्वेश्चंस बनाकर नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना? तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि संविधान का अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, पहला हुआ। ओके, दूसरा, अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है, कंपेयर कर लिया हमने इसको प्रेसिडेंट से और प्राइम मिनिस्टर से। जिस तरह राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित होती है और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री, ठीक इसी प्रकार राज्य में भी यही सिस्टम चलता है, यानी सेंटर की जो स्ट्रक्चर है वही स्टेट में भी लागू होगा, लेकिन कुछ युक्त नियमों के अधीन ये सेवा और शर्तें लागू होती हैं। ठीक है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। भाई, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल की नियुक्ति की बात आती है तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करेगा? और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, याद करो जरा इसको, अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल में आ जाएंगे 155 में, अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ओके, कौन सा अनुच्छेद कहता है? आर्टिकल 155। 155वें अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर सहित मुद्रित प्रपत्र राज्यपाल को प्रदान कर उसे उसके पद पर आसीन करेगा। इस तरह राज्यपाल की नियुक्ति हो जाएगी। साधारण सा पॉइंट है, कोई हार्ड टर्म नहीं है, आसानी से आप याद कर सकते हो। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा और यहां एक टर्म्स लग जाता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। तो बेटा यहां पर एक चीज आपको थोड़ा दिक्कत देती होगी कि ये जो वर्ड है, टर्म है प्रसाद पर्यंत जो लिखा है, इस टर्म का मतलब क्या है? क्या होता है प्रसाद पर्यंत का मतलब? मैं आपको बता दूं, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति की जब तक निगाह राज्यपाल पर बनी रहेगी, यानी कि राज्यपाल राज्य के हित में जब तक अच्छे अच्छे कार्य करता रहेगा, राष्ट्रपति की बातों को मानकर, और जिस तरह राष्ट्रपति की बातें मानता रहता है, अपनी पद धारण करेगा। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति को लगता है कि प्रमुख राज्य का या अमुख राज्य का राज्यपाल
उसके अकॉर्डिंग या अनुकूल कार्य नहीं कर रहा है तो राष्ट्रपति उसको उसके पद से हटा देगा। इस व्यवस्था को बोलते हैं प्रसाद पर्यंत वाली व्यवस्था। बात क्लियर हो गई? तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति करेगा। बात क्लियर होगी? नोट कर लीजिए फटाफट इस पॉइंट को। पदावधि की बात करते हैं तो इसकी एक पदावधि की बात करें 5 इयर्स तक ये पद पर रहेगा, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में अगले पॉइंट पर, और वो है कंडीशंस फॉर गवर्नर ऑफिस। राज्यपाल कार्यालय के लिए शर्तें। राज्यपाल कार्यालय के लिए शर्तें और राज्यपाल कार्यालय की शर्तें क्या होती हैं, क्या कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। तो यहां पर अगर इसके पद धारण की बात करें, इसकी योग्यता की बात करें तो इसकी योग्यता लगभग 35 ईयर कम से कम होनी चाहिए और यह भारत का नागरिक हो, है ना। भारत के नागरिक होने के साथ साथ किसी भी लाभ के पद को धारण न करता हो, लोकसभा और राज्यसभा किसी भी दोनों सदनों के किसी भी सदन का सदस्य न हो। यह शर्तें रहेंगी इसके ऑफिस के लिए। ओके, आगे हम बात करेंगे राज्यपाल के कार्य और उसकी शक्तियां। राज्यपाल के कार्य और उसकी शक्तियां। राज्यपाल क्या कार्य करेगा? सबसे पहला पॉइंट आपको याद है, मैंने अभी आपको बताया था कि राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है ना, किसका प्रमुख होगा? राज्य कार्यपालिका। अब भाई राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होगा तो उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारी है। यहां पर एक कड़ी के रूप में कार्य करता है मुख्यमंत्री बीच में आ जाएगा, राज्यपाल उसकी नियुक्ति करेगा। तो मुख्यमंत्री वास्तविक प्रधान होता है राज्य का, लेकिन कार्यपालिका का एक प्रधान होता है, माना जाता है राज्यपाल को भी। राष्ट्रपति की भांति ही राज्यपाल को भी पावर्स अलॉटेड है, लेकिन कुछ कम। इक्विवेलेंट नहीं है, इक्वल नहीं है, लेकिन कुछ कम। लेकिन राष्ट्रपति के तरह ही राज्यपाल को भी शक्तियां प्रदान की गई हैं। अब उन शक्तियों में हम शक्तियों की बात करते हैं तो क्षमा, लघुकरण, और परिहार। क्षमा, लघुकरण और परिहार। क्षमादान की जो शक्ति है ये तो एकमात्र सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है, राष्ट्रपति के पास। लेकिन इन्हीं शक्तियों में से लघुकरण और परिहार की पावर राज्यपाल के पास भी होती है। राज्यपाल के पास भी होती है। ओके, यहां लघुकरण का मतलब समझ रहे हैं, किसी भी सजा को लघु कर देना यानी छोटा कर देना। और परिहार एक टर्म्स कई बार आता है राष्ट्रपति के संबंध में भी, राज्यपाल के संबंध में भी। तो इस चीज को हम समझ नहीं पाते, परिहार क्या है याद नहीं होता। क्या है परिहार? परिहार का मतलब होता है बेटा परिहार का मतलब होता है किसी भी सजा का स्वरूप बदल देना। तो ये कर सकता है राज्यपाल, स्वरूप चेंज कर देगा। ये पावर उसके पास है, राज्यपाल के पास। इसकी क्षमा, लघुकरण, परिहार में से परिहार की जो शक्ति है वो ये है। फिर यहां आपसे अगला प्रश्न पूछ लिया था, चलो ठीक है, ये जो शक्ति राज्यपाल के पास है, लेकिन किस अनुच्छेद में इस शक्ति का विवरण दिया गया है? तो यहां इसकी बात कर लेते हैं। आर्टिकल 161 कहता है कि राष्ट्रपति की भांति ही राज्यपाल को भी कुछ शक्तियां
दी गई हैं, जिसमें लघुकरण और परिहार जैसी शक्तियां शामिल हैं। फटाफट नोट करते जाएं बेटा साथ के साथ ही, है ना। आगे इसके बाद इससे रिलेटेड और चर्चा करते हैं। राज्यपाल की कार्य क्या होते हैं, तो कार्यों की बात हम करेंगे। राज्यपाल जिस तरह कार्यपालिका का प्रमुख होता है, राज्यपाल राज्य के प्रशासन, संबंधी सभी कार्य कराने का निर्देश देता है, निर्देश देता है। ठीक है। और प्रशासन में जो भी कार्य किए जा रहे हैं, जो कार्य हो रहे हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद या उसकी मंत्रिमंडल के द्वारा, उन समस्त कार्यों की जानकारी राज्यपाल को होनी ही चाहिए। यह किसी भी राज्य के एक मुख्यमंत्री का कर्तव्य भी है और यही राज्यपाल का एक विशेष कार्य भी है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं मुख्यमंत्री, जिसको हम सीएम या चीफ मिनिस्टर भी कहते हैं। मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। तो मुख्यमंत्री क्या है, मैंने भी आपको बताया, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। जिस तरह केंद्र सरकार में केंद्र की वास्तविक शक्तियों का, कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियों का वास्तविक प्रधान होता प्रधानमंत्री, उसी तरह ठीक राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री माना जाता है। और मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। सबसे पहले नियुक्ति की बात करते हैं। नियुक्ति कौन कराएगा? राज्यपाल कराएगा। ठीक है। शपथ, प्रतिज्ञान या पद गोपनीयता की शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। ठीक है ना। आर्टिकल 164, अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट करें फटाफट से। तो इस तरह से राज्य सरकार की कैबिनेट का गठन हो जाता है और राज्यपाल को शासन चलाने के लिए मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद सदैव तत्पर और तैयार रहती है। चूंकि हम जान चुके हैं कि राज्य के कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है और चूंकि प्रधान होने के नाते राज्य का शासन और प्रशासन उसे संचालित कराना है और उस संचालन के लिए वह मंत्रिपरिषद का गठन करेगा और मंत्रिपरिषद के मुखिया के नाते मुख्यमंत्री को उसके पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएगा तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर
मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करेगा। इज दैट क्लियर? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद इसके लिए विहित किया गया है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164। बहुत अच्छे, आपकी समझ में आया? कमेंट में लिखें यस और नो, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? आपको समझ आ रहा है जो कुछ भी हम सीख रहे हैं आज की क्लास में? बहुत ही आसानी से, बहुत आराम से हम सारी चीजों को एनालाइज करेंगे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि राज्य की प्रशासन संबंधी जानकारी है, ठीक है ना? राज्य की सरकार संबंधित जानकारियां हम कर रहे हैं। तो इसलिए बेटा आर्टिकल 164 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस अनुच्छेद के तहत राज्य का राज्यपाल एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अगला पॉइंट कहता है ओथ, टर्म एंड सैलरी, शपथ, कार्यकाल और वेतन किसका? मुख्यमंत्री का। सबसे पहले हम शपथ की बात करें तो शपथ किसकी दी जाती है? पद संबंधी और गोपनीयता। पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। राज्यपाल दिलाएगा। तो बेटा शपथ वाली बात क्लियर हो गई, ओथ। और ओथ होती क्या है, शपथ होती क्या है, कितनी लंबी होगी, किस पेज की होगी, कितने पेज की होगी, उसमें क्या लिखा होगा? तो एक बात मैं यहां क्लियर कर देता हूं कि जिस पद के लिए मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या अन्य कोई मंत्री शपथ ग्रहण करता है, जिस क्षेत्र में वह कार्य करने जा रहा है उस क्षेत्र से संबंधित ही शब्द वह अपनी शपथ में शामिल करता है और उसकी शपथ उसको दिलाई जाती है कि मैं इस पद पर आसीन होने के नाते अमुक कार्य को, जो मुझे सौंपे गए हैं, जो जिम्मेदारियां मुझे दी गई हैं, मैं उन जिम्मेदारियों को संविधान के तहत अपनी प्रतिष्ठा और ईमानदारी से निर्वाह करूंगा और उनका पालन करूंगा। संविधान के अनुसार उनका कर्तव्य पालन करूंगा, इत्यादि इत्यादि। कुछ इस तरह से शपथ और प्रतिज्ञान होते हैं। सभी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इत्यादि सभी लोगों की शपथ अलग अलग होती है और मुद्रित लिखित प्रपत्र भी उनको दिया जाता है, जिसको पढ़कर शपथ बोलते हैं अपने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष। तो राज्यपाल शपथ ग्रहण कराएगा, गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। कार्यकाल की बात कर लेते हैं बेटा यहां पर। तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल क्या होता है? कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा मुख्यमंत्री, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री। राज्यपाल ही उसे उसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा और जो कि मंत्रिपरिषद राज्यपाल के शासन संचालन में उसकी सहायता करेंगे और राज्य में जो भी शासन संचालन या प्रशासन जो भी हो रहा है उस संबंधी समस्त जानकारी राज्यपाल को सौंपेंगे, ऐसा विहित है इस सेशन में। तो प्रत्येक मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। लेकिन मतलब दूसरी बात आ जाती है, इसके अलावा जब तक सीएम यानी कैबिनेट चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, जब तक सीएम को सदन का बहुमत प्राप्त रहेगा तब तक वह पद पर रहेगा। यह दूसरी कंडीशन है बेटा। ओके, कार्यकाल तो 5 वर्ष है, लेकिन 5 वर्ष पहले भी वह पद से हट सकता है। क्योंकि कैसे, वाई? वो इस तरह के सदन की जो बहुमत उसको प्राप्त है, तभी तो उसने सरकार बनाई है। जैसे ही सदन विघटित हो जाता है, सरकार गिर जाती है, यानी कि सदस्य अपनी प्रभुत्व, सदस्य अपना बहुमत इस पर नहीं रखते और अपना बहुमत खींच लेते हैं, तो यहां सरकार गिर जाएगी और वो उसका मुख्यमंत्रित्व काल समाप्त हो जाएगा और अपने पद से हटा दिया जाएगा। तो ये दूसरी कंडीशन है। ठीक है, वेतन की बात करते हैं। एक टर्म्स यहां रह गया, वेतन। मुख्यमंत्री के वेतन की बात करें
तो अलग अलग राज्य, अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री का वेतन अलग अलग होता है। ये बेटा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और खास होने वाला है। शायद आप पहली बार पढ़ रहे हो, जान रहे हो इस चीज को और आपको इसके बारे में जानकारी ही ना हो। अलग अलग राज्य के मंत्रियों का, मुख्यमंत्रियों का जो वेतन है वो क्राइटेरिया अलग अलग है। जैसे हम बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की सैलरी की बात करें तो 3,90,000 दिल्ली के सीएम को मिलता है, ठीक है ना। और दूसरे यूपी के सीएम की बात करते हैं तो 3,65,000 उत्तर प्रदेश के सीएम को। डिफरेंस आ गया यहां पर, 3,90,000 दिल्ली और यूपी की बात करें तो 3,65,000। ये उत्तर प्रदेश की सीएम की सैलरी है और ये दिल्ली के सीएम की सैलरी है। बहुत सारे राज्य हैं, सभी राज्यों में यहां पर अंतर पाया जाएगा। तो सब तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में तो ये और हाई हो जाता है, 4,10,000। तेलंगाना में ये सैलरी 4,10,000 हो जाती है, ठीक है। ध्यान रखना इस पॉइंट्स का, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस चीज को आप याद रखेंगे। ओके, क्लियर हो गया। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाते हैं। मुख्यमंत्री की शक्तियां और उसके कार्य, क्या शक्तियां हैं, क्या पावर है मुख्यमंत्री के पास और उसके कार्य क्या होते हैं, उससे संबंधित जानकारी करते हैं। कुछ समझ में आ रहा है मुख्यमंत्री से संबंधित? तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यही होती है कि मुख्यमंत्री एक बीच की कड़ी होता है राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की। ठीक है, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी हो जाता है मंत्रिपरिषद, बीच की कड़ी है। कैसे देख लो, अभी समझाता हूं मैं इसके बारे में आपको। ये है साहब मुख्यमंत्री जी। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका प्रमुख होने के नाते राज्यपाल को पूरे राज्य की जानकारी चाहिए कि किस जगह क्या कार्य हुआ, क्या प्रशासन में कमी आई या फिर अच्छा कार्य हो रहा है। तो इसकी जानकारी, इसका कार्य कौन करेगा राज्य में? मंत्रिपरिषद। राज्य में प्रशासन संभालेगी। कौन संभालेगा? मंत्रिपरिषद। किसके कहने पर? मुख्यमंत्री के कहने पर। मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन की जिम्मेदारी मंत्रिपरिषद को छोड़ता है उनके विभागों के अनुसार। वहीं राज्यपाल मुख्यमंत्री से जवाब तलब करता है। राज्यपाल कहेगा कि राज्य में क्या कार्य हो रहा है, उस कार्य की संबंधी समस्त जानकारी मुझे मुहैया कराइए।
मुख्यमंत्री उन मंत्रिपरिषद से, यानी जिस विभाग के अध्यक्ष जो मंत्री हैं, उन मंत्रियों से सारा आलेख लेखा जोखा लेकर राज्यपाल को देगा। अब ये राज्यपाल डायरेक्ट मंत्रिपरिषद के पास थोड़ी जाएगा, नहीं, ये डायरेक्ट नहीं जाएगा। किसका माध्यम लेगा? मुख्यमंत्री का, जिसके लिए कि वो उसे अपॉइंट किया गया है। तो वास्तविक प्रधान तो मुख्यमंत्री है, लेकिन इसको जानकारी है राज्यपाल, जो जानकारी इसके पास है वो जानकारी राज्यपाल के पास तक पहुंचनी चाहिए। ये प्रोसीजर है। मुख्यमंत्री का कार्य क्या है? कार्य मुख्यमंत्री का मंत्रिपरिषद की बैठकों का, मंत्रिपरिषद की बैठकों का सभापतित्व करेगा। कौन करेगा? मुख्यमंत्री। एक चीज, नई चीज और मैं सिखा देता हूं, एक नया प्रश्न मैं आपको सिखाता हूं। देखिए बेटा, जहां हम बात करते हैं मैंने अभी आपको बताया मंत्रिपरिषद की बैठक का सभापतित्व करेगा, कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। यहां आपने देखा मंत्रिपरिषद, वहीं एक टर्म्स आ जाता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल कब होगा और मंत्रिपरिषद कब होगा? क्या अंतर होता है बेसिकली इन दोनों में? इन दोनों के बेसिकली अंतर हम देख लेते हैं। मंत्रिमंडल जब मुख्यमंत्री अपनी परिषद के साथ होगा, मंत्रिपरिषद के साथ होगा, यानी कि सीएम, मुख्यमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद, तब उसको हम कहेंगे मंत्रिमंडल, कैबिनेट। ठीक है ना? तब उसे कैबिनेट कहा जाता है। जब जब सीएम अपनी मंत्रिपरिषद के साथ नहीं होगा, तब उसे हम क्या कहेंगे? तब उसे मंत्रिपरिषद कहते हैं। तो मंत्रिपरिषद की बैठक का सभापतित्व करना किसका काम है? मुख्यमंत्री का काम है। और सरकार की नीतियां निर्धारण करना, सरकार की नीतियां निर्धारण करना भी मुख्यमंत्री का कार्य होगा। यानी सरकार में जो पॉलिसीज आएंगी, जो नीतियां होंगी, उन नीतियों को क्रियान्वयन कराना और उन्हें निर्धारित करना यह मुख्यमंत्री के कार्यों में शामिल होगा। ठीक है? तीसरा पॉइंट आप समझ गए थे कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच की कड़ी तो वह होगा ही। मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच की कड़ी का काम तो मुख्यमंत्री करेगा ही करेगा। तो बेटा यहां तक आपको बात समझ में आ गई हो तो कमेंट में थम्स अप करें, बताएं सारी चीजें आपको समझ आ रही हैं, क्लियर हो रही हैं, कोई डाउट है तो नहीं है, वगैरह वगैरह। ओके, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद, तो वहां मैंने पिछली अभी थोड़ी देर पहले पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164 के अनुसार, जहां मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर या सलाह पर अन्य मंत्रियों को, मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करेगा। तो राज्य के मंत्रिपरिषद, तो यहां पर एक और महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, 91वें संविधान संशोधन वर्ष 2003, ठीक है ना? क्या हुआ था याद करिए।
एक बहुत ही महत्वपूर्ण अमेंडमेंट आया था 91वां संविधान संशोधन। वर्ष 2003। कब हुआ संशोधन? 2003 में। क्या था यह संशोधन? इसमें कहा गया, यह संबंधित था मंत्री परिषद की सदस्य संख्या से संबंधित, मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या से संबंधित था भाई ये जो संशोधन आया 2003 में 91वां, मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या से संबंधित था। और क्या था ये? इसमें कहा गया कि किसी भी राज्य की मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। किसी भी राज्य की मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा सदस्य संख्या का, या विधानसभा सदस्य संख्या की 15% होगी, 15% होगी अधिकतम। और यह भी क्या है? अधिकतम है, अधिकतम होगी। ओके। और न्यूनतम, और यानी जो कम से कम सदस्य संख्या हो सकती है, और न्यूनतम यह संख्या 12 होगी। कितनी होगी न्यूनतम? ध्यान से पढ़िए एक बार इसको, नोट को। बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन था बेटा, काफी महत्वपूर्ण संशोधन हो जाता है। तो किसी भी राज्य की विधानसभा की जो सदस्य संख्या है, किसी भी राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या, उसका कितना प्रतिशत होना चाहिए मंत्रिपरिषद की संख्या? सिर्फ 15%, ओनली 15%। और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 12%। ओके। जिस तरह यहां देखो, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं, एग्जाम्पल दे लो। जिस तरह राजस्थान की विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है? 200। अब इसके मंत्रिपरिषदों की सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? 15% मांग रहा है भाई, तो 200 का 15%, यानी कि डिविजुअल कर दो 50। कितनी बार भाई? कितना होना चाहिए? इक्वल निकालिए। पंद्रह एकम 15, 5 बजे 15 × 45। विधानसभा सदस्य संख्या तो 200 का 15% होगा। 200 का
200 का 15%, ठीक है, ये होगा। और न्यूनतम कितना होगा बेटा? न्यूनतम होगी 12। अब वही हम उत्तर प्रदेश की बात करें, भाई उत्तर प्रदेश की विधानसभा संख्या सबसे ज्यादा है, 403 का गणित बैठता है वहां, 403, 403, तो यहां पर इसका 15% कर दो, हो जाएगा। तो ये डाटा है, इस तरह से हम यहां निकाल पाएंगे। ओके, इज दैट क्लियर? चलो, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। राज्य की मंत्रिपरिषद, इस तरह से राज्य की मंत्रिपरिषद का गठन होगा। राज्य की मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाएगा कौन? मुख्यमंत्री दिलाएगा। किससे? कौन दिलाएगा? कौन देगा शपथ? राज्यपाल दिलाएगा मुख्यमंत्री की सलाह पर। और विधान परिषद का जो आकार है, मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो कुछ इस प्रकार होगा, उसकी संरचना कुछ इस प्रकार होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति मैं आपको बता चुका हूं। राज्यपाल कराएगा, और इनके वेतन और भत्ते भी निर्धारित होंगे। वेतन भत्ते राज्य के अनुसार। अच्छा, एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, उस चीज को यहां देख लें, नोट कर देता हूं मैं। पिछली स्लाइड में नोट करते हैं उसको। आओ, मंत्रिपरिषद यहां नोट करते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, जैसे क्षेत्रों के लिए एक अलग मंत्री की नियुक्ति की जाएगी। मंत्री की नियुक्ति की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां के आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को सुलझाने के लिए एक अलग से मंत्री की नियुक्ति की जाएगी। इसमें शामिल हो जाएंगे जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और आपका ओडिशा। ठीक है, तो इन राज्यों के लिए एक अलग से मंत्री की नियुक्ति करेगा और मंत्रिपरिषद में इसके लिए अलग से एक पद होगा, एक निश्चित पद होगा। चलो, मंत्रियों की जिम्मेदारी क्या होगी? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मिनिस्टर्स। भाई मंत्रियों की जिम्मेदारी क्या होगी? मंत्री विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है ना? और शासन की समस्त कार्यवाहियों से किसको अवगत कराएंगे? मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे। ठीक है बेटा? तथा मुख्यमंत्री उसको आगे ले जाएगा। मुख्यमंत्री क्या करेगा? जब मुख्यमंत्री को सारी जानकारियां मिल जाएंगी तब मुख्यमंत्री उसको राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है यहां तक?
तो मुख्यमंत्री मंत्रियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने कार्यों का निर्वहन करना, अपने कार्यों का निर्वहन करना और मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी हो जाना। मंत्रिपरिषद और कैबिनेट, देखिए इस टर्म को मैं आपको समझा चुका हूं और फिर आपको एक बार टर्म आ गया है तो इस पर थोड़ा सा फिर से डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा था सिर्फ मंत्री होंगे, विभागीय मंत्री, और ये मिलकर बन जाता है मंत्रिपरिषद। ठीक है, जब कैबिनेट की बात आती है, मंत्रिमंडल की बात आती है, तो क्या होगा? मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट जी हो जाएगा मुख्यमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद। तो ये हो जाएगा बेटा कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल। ओके, बात क्लियर हो गई? तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, इनकी जो संरचना है मैंने आपको बताया था, इनका स्ट्रक्चर कुल विधानसभा संख्या का, कुल विधानसभा सदस्य संख्या का 15% इनकी संख्या होनी चाहिए। यही था ना? बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा। भारत के अलग अलग राज्यों की अलग अलग विधानसभाएं होंगी और उन विधानसभाओं में भी राज्य की जनसंख्या के अनुसार सीटों की संख्या के आंकड़े होंगे। और ये सारी चीजें, जो सीटें घटना और बढ़ना, ये सब केंद्र सरकार के हाथ में, परिसीमन आयोग के हाथ में है कि जब जब परिसीमन होगा तो जनसंख्या के आधार पर विधानसभा और लोकसभा सीटों को घटाया या बढ़ाया जा सकेगा। अब बढ़ाने की बात तो समझ में आती है, लेकिन घटाया किस तरह जाएगा इसकी बात हम भी समझ लेते हैं। वर्तमान में भारत देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन चुका है। ये बात आपको सबको मालूम होगी। तो अधिकांश पॉपुलेशन होने के नाते क्षेत्र तो उतना ही है, लेकिन जनसंख्या विस्तार बढ़ता जा रहा है। हमेशा जो संख्या होती है सीटों की, वह जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होती है। जिस तरह वोटर्स की संख्या बढ़ती जाती है, वहीं पर सीटों की संख्या भी बढ़ जाती है। जिस तरह भारत में एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस समय वहां विधानसभा सदस्य संख्या 403 है। वही हम राजस्थान की चर्चा करें, यहां यह सदस्य संख्या 200 है। फर्क है ना? तो फर्क क्या है? 200 का मतलब डबल का फर्क आ रहा है लगभग। तो वो इसलिए क्योंकि यहां की जनसंख्या ज्यादा है और यहां की जनसंख्या कम है। और ये जब बढ़ेगी इनकी संख्या, जब की परिसीमन होगा, यानी गिनती होगी दोबारा से कि भाई कितनी पॉपुलेशन है, कितने वोटर्स है, और यह कार्य परिसीमन आयोग के अंतर्गत आएगा। अच्छा, किसी भी राज्य की सीट संख्या घट भी सकती है? जी हां, बिल्कुल घट सकती है। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है। घट इस वे में सकती है कि उस राज्य का विभाजन हो जाए। जैसे आंध्र प्रदेश का विभाजन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 राज्यों में हो गया, तो जनसंख्या विभाजित होगी, 2 राज्य बन गए, जनसंख्या विभाजित होगी और वहां पर सीटें भी आपस में अलग अलग आवंटित की जाएंगी। इस तरह वहां की जो आंध्र प्रदेश में कुल संख्या होती थी उसका बंटवारा हो जाएगा 2 जगह, तो संख्या कम हो जाएगी राज्य की। इस तरह से कम हो सकती है। ठीक है, बढ़ा सकते हैं किसी दूसरे राज्य का किसी दूसरे राज्य में विलय करने के बाद, वहां की संख्या बढ़ भी जाती है। बातें क्लियर हो गई? एक चीज क्लियर होगी आपको? ओके, आओ आगे बढ़ते हैं।
राज्य विधानसभा की संरचना, कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानमंडल और विधान परिषद द्विसदनीय व्यवस्था है। द्विसदनीय व्यवस्था। एक हो जाता है आपका विधानमंडल और एक हो जाता है विधान परिषद। ठीक है, हो गई ना द्विसदनीय व्यवस्था। ऐसे ही केंद्र में भी द्विसदनीय व्यवस्था है, जिस तरह लोकसभा और राज्यसभा, और राज्यों में भी द्विसदनीय व्यवस्था है, विधानमंडल और विधान परिषद। जिस तरह लोकसभा केंद्र में एक निम्न सदन है, उसी तरह विधानमंडल भी एक निम्न सदन है। ये विधान परिषद है, लेकिन भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद है, वर्तमान में नहीं है। भारत में सिर्फ वर्तमान भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है। देखो, यहां पर हम इसको, इस स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। हम द्विसदनीय व्यवस्था की बात करते हैं तो द्विसदनीय व्यवस्था में होता है विधानसभा मेन है, जिस तरह से विधानमंडल मुख्य होता है। यहां हम बात करते हैं तो विधानमंडल, तो यहां इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, और इस तरह से ही केंद्र की भांति यह स्ट्रक्चर चलता है, और वहां के मंत्री, मुख्य और अन्य मंत्री और प्रशासन में अपनी भूमिका निर्वाह करते हैं। राज्य की परिषदों की संरचना, राज्य की परिषदों की संरचना किस तरह से होती है, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं। यहां बात हो जाती है कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यों की परिषद। लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद की बात होगी, विधान परिषद। सबसे ज्यादा विधान परिषद संख्या उत्तर प्रदेश 100 प्लस 1 मनोनीत। और विधान परिषद संरचना वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। ठीक है, बाकी अन्य राज्यों में नहीं है, 6 ही राज्य में है। यानी राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था 6 राज्यों में है, जहां विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। और यहां पर क्या हो जाता है, जहां दोनों परिषद हैं तो वहां चुनाव हो जाने चाहिए पूरे राज्यों में राज्यपाल पद के लिए। लेकिन भारत में राष्ट्रपति की भांति राज्यपाल पद के लिए राज्यों में चुनाव नहीं कराए जाते, क्योंकि विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव असेंबली का होना अत्यंत अनिवार्य है। और लेजिस्लेटिव असेंबली तभी हो सकती है जब उस राज्य की जनसंख्या अनुपात में हो। अगर जनसंख्या कम है तो विधान परिषद की संरचना नहीं की जा सकती। ठीक है, एक व्यापक स्तर पर विधान परिषद की संरचना की जा सकती है। सोच रहे होंगे आप कहां कहां है सर, कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं।
तो स्टार्ट करें हम उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, तो इतने राज्यों में विधान परिषद स्थित है। ओके, बात यहां तक क्लियर होगी। चलो आगे बढ़ जाते हैं। राज्य विधानमंडल की सदस्यता और योग्यताएं और अयोग्यताएं। तो राज्य विधानमंडल में कौन निर्वाचित होता है? राज्य विधानमंडल में सांसद होते हैं या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। तो यहां एमएलए की बात करते हैं, वह भारत का नागरिक हो, किसी भी संस्था से भगोड़ा या दिवालिया ना हो, ठीक है, 25 ईयर्स 25 वर्ष की आयु पूरी करता हो, वगैरह वगैरह, ये योग्यताएं हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने इस सेशन में डाले हुए हैं कुछ। विधानसभा अध्यक्ष की बात करें, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा अध्यक्ष कौन होगा? जिस तरह लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, उसी तरह विधानसभा का अध्यक्ष होगा। विधानसभा में नियुक्त जितने भी मंत्री हैं, जो कि मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, उन मंत्रियों में से ही एक व्यक्ति को विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा और वह विधानसभा की कार्यवाहियों को संचालित करेगा। वह होगा आपका विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष की बात करते हैं तो क्षेत्रवार मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष भी नियुक्त किए जाते हैं। सेवेंटी-थर्ड अमेंडमेंट इन 92, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 एक विस्तृत संविधान संशोधन अधिनियम है। थोड़ा सा विचार करें इस पर, क्या था यह अधिनियम। आगे बढ़ने वाले हैं हम। याद करिए जरा इसके बारे में। बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है बेटा। क्या था क्या नहीं था, कुछ याद आया? नहीं आया? नहीं याद आया, चलो मैं आपको बताता हूं क्या था ये अधिनियम। यह संबंधित है भारत में एक विशेष व्यवस्था से, पंचायत व्यवस्था से। देख रहे हो ना, पंचायत व्यवस्था। जब से भारत में पंचायती व्यवस्था लागू हुई है, जैसे पंचायत राज अधिनियम की बात कर रहे हैं, यह अधिनियम है पंचायती राज अधिनियम। कब लागू हुआ? बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है, 1992 में। और इससे भारत में क्या लागू हो गई? पंचायत व्यवस्था है। वैसे तो जवाहरलाल नेहरू जी ने राजस्थान के नागौर जिले से सबसे पहले पंचायत व्यवस्था की शुरुआत की थी। वही भारत में पंचायत से संबंधित प्रश्न आते हैं तो पूछता है सबसे पहले कि भारत में कितने स्तर की पंचायत व्यवस्था है। तो मैं यहां बता दूं, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है। कितने स्तर की? त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है। उसमें सबसे पहला स्तर ग्राम पंचायत, दूसरा क्षेत्र पंचायत और तीसरा हो जाता है बेटा जिला पंचायत। तो वर्तमान भारत में कितनी स्तरीय पंचायत व्यवस्था है? त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है ना। वर्तमान में भारत में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है। ओके, क्लियर हो गया। अच्छा, यहां क्वेश्चन बन जाता है एक और कि भारत पश्चिम बंगाल में सिर्फ भारत का एकमात्र राज्य है 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था है। और चौथा स्तर कौन सा है? मंडल पंचायत। ओके, आबादी ज्यादा है, सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा आबादी है, लेकिन बड़ा नगर की बात कर सकते हैं तो पश्चिम बंगाल अपने आप में स्वयं में, तो वहां पर मंडल पंचायत
जो कि पंचायत व्यवस्था का चौथा स्तर आंका गया है। कई बार प्रश्न पूछा गया एग्जाम्स में, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इसको आप नोट करेंगे, बहुत अच्छे से इसको याद करेंगे, ठीक है। तो कितने स्तरीय पंचायत व्यवस्था है भारत में? त्रिस्तरीय। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें, या राज्य कह सकते हैं, जिसमें 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था है और चौथा स्तर है पंचायत का मंडल। बात क्लियर? आगे बढ़े। तो इस तरह से पंचायती राज अधिनियम को हमने पढ़ लिया है पिछली स्लाइड में। नगर पालिकाएं क्या होती हैं? नगर पालिकाएं स्थानीय शासन से संबंधित व्यवस्थाएं हैं। यहां एक क्रम शुरू हो जाता है। सबसे पहले आ जाता है नगर पालिका परिषद, फिर नगर निगम और फिर आ जाता है महानगर। तो संबंधित व्यवस्थाएं हैं और ये स्वच्छंद हैं। कैसी है? स्वच्छंद व्यवस्थाएं हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नगर प्रशासन से संबंधित व्यवस्था है। तो एक निश्चित आबादी है कि 3000 से 1 लाख तक की जनसंख्या के लिए नगर पालिका परिषदें होगी। जिस गांव की आबादी लगभग 3000 हो जाती है वोटर्स, वो नगर पालिका परिषद में आ जाते हैं और वहां का मुखिया चेयरमैन होने लगता है, चुनाव होने लगते हैं। स्वच्छंद व्यवस्थाएं ये संस्थाएं हैं, ठीक है। फिर 1 लाख से अधिक की आबादी पर नगर निगम हो जाता है। 1 लाख से 10 लाख तक की आबादी तक नगर निगम हो जाएगा। 10 लाख की आबादी के बाद महानगर हो जाएगा। तो इस तरह से यह व्यवस्था चलती रहती है। आओ कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में, उनसे संबंधित उन प्रश्नों पर नजर डालते हैं एक बार कि आपने आज के सेशन में जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते भी हैं या नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, इसका जवाब दें आप। हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट? किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? फटाफट से आंसर आप कमेंट करें। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री। क्या? नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति? नो। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? नो। देन आफ्टर लास्ट ऑप्शन आपका बचा है राज्य के राज्यपाल। मुख्यमंत्री कौन नियुक्त करता है? राज्य का राज्यपाल करेगा। आज के सेशन में हमने देखा क्लास में। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? इज दैट सुचेता कृपलानी। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो बहुत बार पूछे गए प्रश्न है बेटा ये, एसएससी लेवल में कई बार पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। इस तरह के क्वेश्चन हैं जो आपको इजीली मिल जाया करते हैं। फ्रीडम फाइटर सुचेता कृपलानी बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? अभी इसी से रिलेटेड आपने आंसर किया था उस क्वेश्चन का, और क्वेश्चन की प्रकृति चेंज हो गई, बस प्रश्न वही है, आंसर भी उसका वही होगा, और ये रह जाती है उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज रेस्प्रेटेशन इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स? निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है? राज्यों की परिषदों में प्रतिनिधित्व है। क्वेश्चन है दिमाग घुमाने वाला, लेकिन प्रश्न बहुत आसान है। अभी हमने लेजिस्लेटिव से संबंधित बातें की, चर्चाएं की इस सेशन में, तो ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश यूटी का राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है? क्या वो पांडिचेरी है, चंडीगढ़, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप समूह? तो ये सिर्फ 2 ही है बेटा, एक तो दिल्ली और दूसरा पांडिचेरी। ऑप्शन में पांडिचेरी है, दिल्ली है नहीं, तो ये सही होगा। बात ठीक है? क्लियर? आगे बढ़ो। अगला प्रश्न हो जाता है,
विच टाइप ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल्स लार्जर अर्बन एरिया? नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार बड़े शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करता है? एसएससी ऑनलाइन CHSL टियर 1 8 मार्च 2018 को सेकंड पाली में पूछा गया यह प्रश्न था। कितना आसान है, आज के सेशन को पढ़ने के बाद आपको यह क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा होगा, है ना? करिए आंसर फटाफट से। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम या फिर कोई विकल्प इनमें से नहीं। मैंने कहा नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार बड़े शहरी क्षेत्र, बड़े शहरी क्षेत्र की बात हो रही है, तो बड़े शहरी क्षेत्र में नगर निगम काम करता है, जैसा कि मैंने अभी संरचना इसकी बताई थी आपको। ठीक है बेटा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वार्ड? निम्नलिखित में से कौन वार्ड का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है? वार्ड का चुना हुआ प्रतिनिधि सरपंच होगा, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा या वार्ड मेंबर? पंच चुना हुआ प्रतिनिधि होता है बेटा। प्रधान, ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं, सभी लोग चुनाव में भाग लेते हैं, वोट देते हैं बढ़ चढ़कर, है ना? याद करो, वही चीजें हैं, कुछ हट के नहीं है। तो सरपंच होगा या ग्राम पंचायत? वार्ड का चुना हुआ प्रतिनिधि, वार्ड मेंबर, सभासद जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है? पंचायत समिति, जिला परिषद या ग्राम सभा? क्रम से लगाना है। सबसे निचला स्तर किसका होता है प्रशासन में? ग्राम सभा का। और ग्राम सभा के बाद कौन आएगा? पंचायत समिति। पंचायत समिति, पंचायत समिति के ऊपर कौन आएगा? जिला परिषद। ठीक है, तो पहले जिला परिषद, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा ग्राम सभा। अब इसी सीक्वेंस में लगा लो, 1 2 3 लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले 3, फिर पंचायत समिति 1 और 2। आंसर हो गया इजीली। ऐसे प्रश्नों को देखकर हड़बड़ाना नहीं है, उन पर ध्यान देना है, पढ़ना है संभाल कर और फिर आंसर करना है। व्हाट इज द इंटरमीडिएट लेवल इन द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन कॉल्ड? पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है? यह भी बेटा एमटीएस का ही प्रश्न है, आपके लेवल का बहुत अच्छा प्रश्न है। पंचायत राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर, मैंने सभी 3 लेवल आपको बताए थे पंचायत राज व्यवस्था के, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। वही मैंने पश्चिम बंगाल का भी जिक्र किया था और कहा, बताया था आपको कि भारत में एकमात्र जगह ऐसी है जहां पर 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था है, वो है पश्चिम बंगाल। और पंचायत, चौथी पंचायत व्यवस्था का स्तर है वहां पर मंडल पंचायत। ओके, तो पंचायत व्यवस्था का बीच का क्षेत्र क्या है? क्षेत्र पंचायत। बात सही है? क्लियर हुआ? क्षेत्र पंचायत। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? द्विसदनीय यानी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। इधर तमिलनाडु, पंजाब, सिक्किम या फिर जम्मू कश्मीर? बताइए, फटाफट आंसर करें जल्दी से। सिक्किम है, पंजाब है, तमिलनाडु है, जम्मू कश्मीर है? बताओ बेटा। अभी बताया मैंने आपको। कब पूछा गया था प्रश्न? 2016 में। तब जम्मू कश्मीर इसमें शामिल था, लेकिन वर्तमान में नहीं है। याद रखना, वर्तमान में नहीं है। नहीं, ये तो गलत हो गया। जम्मू कश्मीर ही होगा, वर्तमान में है। अब यूटी नहीं रहा ना, ये वर्तमान में जम्मू कश्मीर 2 यूटी में कन्वर्ट हो गया। आपको याद है नहीं याद है? 2 यूटी में कन्वर्ट हो गया है। पहले ये राज्य हुआ करता था जम्मू कश्मीर, ठीक है, पहले राज्य था, अब 2 क्षेत्रों में विभाजित है। इसलिए जम्मू कश्मीर पहले था
वर्तमान में नहीं है, द्विसदनीय। कैसा? द्विसदनीय। ओके, चलो, क्लियर हुआ? आगे बढ़ जाते हैं बेटा। तो ये आज का सेशन था आपका। आई होप कि आपने एंटरटेन किया होगा। बड़ी आराम से इजीली छोटे छोटे क्वेश्चन में करके विभाजित करके मैंने आपको लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, यानी कि राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बारे में विभाजित किया और थोड़ी थोड़ी प्रश्नों को आपके सामने शेयर किया। ये वही प्रश्न मैंने आज के सेशन में आपके साथ शेयर किए हैं जो हमेशा परीक्षाओं में आपकी लेवल से बनते रहते हैं। ओके, तो डियर गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।